नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। और इसमें जो है हम देख रहे थे आर्य यायावर रहेगा याद इकाई 10 में। और इसमें आज हम देवताओं के आंचल में यह प्रकरण प्रारंभ करने वाले हैं। और इसके आगे हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखा है और अन्य भी देख रहे हैं। इसमें तमस उपन्यास और आर्य यायावर रहेगा याद, फिलहाल यह दो रचनाएं प्रारंभ है। इकाई 10 में आर्य यायावर रहेगा याद और इकाई 6 में उपन्यास तमस प्रारंभ है। यह खत्म होने के बाद तुरंत दूसरी रचना प्रारंभ की जाएगी और तमस उपन्यास खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा उपन्यास प्रारंभ किया जाएगा। तो यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। देवताओं के आंचल में यह यहाँ से प्रारंभ होता है। जुलाई 1935 सिविल सेक्रेटेरिएट के बड़े फाटक से बाहर निकलते ही मैंने लंबी सांस ली। पुलिस का विभाग समाज की रक्षा के लिए और शांति की स्थापना के लिए बना है, लेकिन मेरा जब जब उससे वास्ता पड़ा है तब तब मैं जैसे अपमान की आग में जल उठा हूँ। पुलिस की कृपा से मैंने 4 वर्ष जेल में बिताए हैं। यानी यायावर ने यानी लेखक ने कितने वर्ष जेल में बिताए हैं? तो 4 वर्ष जेल में बिताए हैं। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, बिताए हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यायावर के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो यायावर जो है वह 4 वर्ष जेल में रहा था, याद रखिए। यानी किसकी कृपा से? तो पुलिस की कृपा से। यह भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी 1.5 साल से नज़रबंद हूँ। इसका मुझे शोभ नहीं है, लेकिन उस बंदी में जो थोड़ी सी गुंजाइश रखी गई है, मैं अनुमति लेकर बाहर जा सकूँ, इसका मुझे जब जब मजबूरन फ़ायदा उठाना पड़ा है, तब मुझे लगा है कि मैं पुलिस के सामने छोटा हो रहा हूँ। मुझे याद आता है जब रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी याद रखिए ये यानी यायावर कहती कि मुझे याद आता है जब रविंद्रनाथ ठाकुर लाहौर में आकर नवाकोट में ठहरे, तब मैंने उसके दर्शन करके इसी के लिए नहीं गया कि जाने के लिए पुलिस से पूछना पड़ेगा। अनुमति फौरन मिल जाएगी, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। यानी वह किससे अनुमति मांग कर गए थे? किससे मिलने? तो रविंद्रनाथ ठाकुर से गए थे, याद रखिए। पुलिस से पूछना पड़ेगा। आज भी गिरते हुए स्वास्थ्य को संभालने के लिए जब पहाड़ जाना आवश्यक हो गया है, तब मैंने आकर सुपरिटेंडेंट पुलिस सीबीडी से अनुमति ली। यानी किससे अनुमति ली? पुलिस से ली, लेकिन किससे? सीबीडी से अनुमति ली, याद रखिए। उनसे यह आश्वासन भी पाया है कि वह मेरे किसी उचित काम में विघ्न नहीं डालेंगे और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करने में मेरी भरकस किसी उचित काम में विघ्न नहीं डालेंगे और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करने में मेरी भरकस सहायता ही करेंगे। लेकिन मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकता हूँ। मेरी जेब में से चिट्ठी पड़ी है, उनमें लिखा है को अनुमति दी जाती है कि 2 महीने के लिए, यानी कितने के लिए? 2 महीनों के लिए अनुमति, यानी 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए अनुमति दी जाती है, ऐसा लिखा है। मुझे पहाड़ पर या समुद्र पर या जहन्नुम में जाने की अनुमति देने या न देने वाला कोई क्यों है? कवि गा गए हैं, आई एम मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। यह आर्य यायावर है में देवताओं के आंचल में से पंक्ति है, याद रखिए। और हर एक युग में एक एक आदमी की आत्मा ने अपने अपने ढंग से इसकी दाद दी है, लेकिन फिर वह अपनी तकदीर दूसरे के हाथ सौंपता आया है। अपनी आत्मा पर दूसरे का आधिपत्य स्थापित कराने में खुद साधन बनता गया आया है। लेकिन मेरे पास चारा नहीं है, अपने अभिमान को पी ही जाना है। मैं उसे कायम रखकर स्वास्थ्य को नष्ट होने दे सकता हूँ, मुझे परवाह नहीं है। पर अभी इतना कुछ करना है, इतने बिखरे हुए सूत्रों को समेटना
सूत्रों को समेटना है। मेरी उस लंबी सांस की यही कहानी है। रात 11 बजे लाहौर से जेल में बैठा। तड़के 4 बजे, तड़के यानी सुबह 4 बजे पठानकोट में गाड़ी बदलकर पालमपुर, कांगड़ा, बैजनाथ आदि इत्यादि को लांघता हुआ तीसरे पहर जोगेंद्र नगर पहुंच गया। वहां पर मंडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम का केंद्र है। यानी कहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम का केंद्र है? तो जोगेंद्र नगर में, यह याद रखिए, जोगेंद्र नगर में है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम का केंद्र है, याद रखिए। उहल नदी का पानी बांधकर 2 मील लंबी सुरंग द्वारा बिजली घर तक लाया जाता है और वहां उससे इतनी बिजली पैदा की जाती है जो पंजाब के कई जिलों के लिए पर्याप्त है। कारखाना और नदी के हेडवर्क्स दर्शनीय हैं और वहां तक पहुंचने के लिए जिस रस्से से खींचने वाली ट्रॉली में बैठकर जाते हैं, उसकी सवारी भी एक चीज़ है। लेकिन यह सब मैं कई वर्ष पहले अपने छात्र जीवन में देख चुका था, इसलिए फौरन ही मंडी जाने वाली मोटर में बैठकर मैं देवताओं के आंचल कुल्लू की ओर बढ़ चला। पालमपुर के आगे खेती की हरियाली और आकाश की नीलिमा देखकर लाहौर का अवसाद धीरे धीरे मिटने लगा था। जोगेंद्र नगर से कुछ पहले चीड़ के वृक्ष, यानी जोगेंद्र नगर आने से पहले कौन से वृक्ष? चीड़ के वृक्ष देखकर तबीयत एकाएक फटक उठी थी। यानी जोगेंद्र नगर आने से पहले कौन से वृक्ष देखे थे लेखक ने? चीड़ के वृक्ष देखे थे, याद रखिए। पृथ्वी माता के आकाश की ओर उठे हुए इन अभयद हाथों के तले रहने का सौभाग्य जिसने पाया है, वही जानता है कि चीड़ वृक्षों को देखकर हृदय में कैसे अनिर्वचनीय रस का संचार हो आता है। लारी में बैठा तब चित्त प्रसन्न था, यहाँ तक कि लारी जब सड़क के उतार चढ़ाव के कारण डोलने लगी और कभी कभी सड़क पर से बह कर जाने वाले पहाड़ी झरनों के पानी में छप छप करके स्वयं उछलने और कीचड़ उछालने लगी, तब मैं उस यात्रा का वर्णन करने के लिए तुकबंदी की कड़ी पर कड़ी जोड़ने लगा। लारी के प्रत्येक दचके के साथ एक कड़ी और जुड़ जाती, तब मैं पूरी तुकबंदी दोहरा लेता कि याद हो जाए और पड़ाव पर पहुंचकर लिख सकूं। यानी वह कविता की पंक्तियाँ। लारी का इंजन गर्म हो गया। अगली सीट पर बैठे मेरे पैर चलने लगे। मैंने लौटकर पीछे देखा, लेकिन पीछे और बुरी हालत थी। कई एक सवारियाँ वमन कर रही थी। वमन यानी उल्टियाँ कर रही थी। वमन यानी उल्टियाँ। तीन चार कय होने के बाद अब उन्हें इतनी सुध नहीं रही थी कि मुंह बाहर ही निकाल लिया करे। मैं फिर आगे देखने लगा। कविता आगे नहीं चली, लेकिन जिस उद्देश्य उतनी बनी थी उनके लिए उतनी ही काफ़ी थी। यानी जितना लिखी थी उतनी ही काफ़ी थी। मैं अपनी छोटी बहन को साथ नहीं ला सका था। यानी लेखक यात्रा में किसको साथ नहीं ला सका था? लेखक की छोटी बहन को साथ नहीं ला सका था, याद रखिए। तब उसने वचन दिया था कि रोज की सैर का वर्णन उसे लिखता रहूँगा। यानी लेखक को किसको वचन दिया था कि रोज का वर्णन मैं लिखते रहूँगा? छोटी बहन को दिया था, याद रखिए। 4 घंटे की यात्रा के बाद हम लोग दिन छिपते मंडी पहुँच गए। डाक बंगला दूर था। ड्राइवर ने बताया कि डाक घर के पास ही एक होटल है और मेरा सामान कुल्ली को उठवा दिया कि वहाँ ले जाए। लकड़ी के 2 मंजिले मकान की दूसरी मंजिल में छज्जे का एक कोना लकड़ी के पर्दे द्वारा अलग कर दिया गया था। नैसनी से चढ़कर वहाँ जाते थे। एक तरफ चारपाई किसी तरह अंटा दी गई थी, बाकी जगह एक दरी का टुकड़ा बिछा था जो मैल और चिकनाई की जमी हुई पपड़ी के कारण लिनोलियम बन गया था। किवाड़ कोई नहीं था।
मैं कमरे मैं कमरे में एक तरफ खड़ा हो गया था, नीचे बाजार का चौक था। यानी कमरे के नीचे क्या था, तो बाजार का चौक था, याद रखिए। सामने मंडी के महाजनों का पुराना महल, और जहाँ अब कचेरी है। होटल का नौकर बिस्तर खोलने लगा। मैंने कहा, क्या ज़रूरत है, यही दरी खुली है, यही बिछा दो। और ठंड तो है नहीं, चादर ओढ़कर सो रहूँगा। बाबूजी मोटा सा बिस्तर बिछाए बिछाए। चारपाई में इतनी खटमल है कि आप याद याद करेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा भाई, यानी खटमल मच्छर होते हैं। बिस्तर पर लेटकर बैठने से ऐसा मालूम होता था कि बीच बाजार में बैठा हूँ। आड़ तो कोई थी नहीं। मैं बहन को पत्र लिखने लगा। पत्र क्या, वह तुकबंदी नकल करने लगा जो राह में बनी थी। यानी तुकबंदी तुकबंदी यानी जो पंक्ति या कविता के ये लिख रहे थे। आप ये खंड एड डाउन ए खंड across across a khad emplace in mud. This this is the world to kulu uh, towel, soap and mirror too. But you bird would your luggage through. Now now you one in Indy pretty true. What's the use of grousing? My fool oo. Such is such is the way to Kulu. Oh, how happy would be with a steaming come up tea down at home for you and me. And Kulu mind be blown to hell for Honolulu. Oh, the well to Kulu. इसमें अगला पद मैं नहीं दे रहा हूँ। इतना कहना काफ़ी है कि इसमें कुल्लू से उल्लू उल्लू की तुक मिलाई गई है। कुछ खटका सा हुआ तो मैंने आंख उठाकर देखा। कमरे के प्रवेश मार्ग के सामने दो छोटी छोटी लड़कियां खड़ी थी। दोनों की बाहों पर फूलों से भरी हुई छोटी छोटी डालियां थी। मैंने कुछ विस्मित होकर पूछा, क्या है? बिना बोले वे मेरी ओर बढ़ाई। मोतिये का एक एक महकता हुआ गजरा दोनों ने मेरे गले में डाल दिया। फिर अपने पहले स्थान पर जाकर खड़ी हो गई। मुझे अच्छा सा लगा। पिछले 5 सालों में जितने अलंकार मैंने जाने थे वे लोहे के ही बने थे। मेरा जी नहीं हुआ कि पैसे देकर उस मधुर घटना को नष्ट करो, लेकिन ऐसी घटनाएं बनी रहे तो सही नहीं जाती, किसी तरह तोड़ना ही होता है। उन्हें मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने एक साथ ही उत्तर दिया, बाबूजी हमने फूल दिए हैं। यानी बाबूजी हमने फूल दिए हैं। मुझे लगा कि यह उत्तर असंगत है, लेकिन तत्काल ही मैं समझ गया कि फूलों का मोल चुकाना होगा। यानी फूल विक्रेताएं, यानी फूल फूल बिकने वाली कितने कौन है, तो लड़कियां हैं। और कितने हैं? 2 लड़कियां हैं, याद रखिए। मैंने हाथ बढ़ाकर सिरहाने पड़े हुए बटुए में से दो दो इक्कनियाँ निकाली। एक लड़की को इक्कनी दी तो वह कुछ घबरा कर कहने को हुई, भांज नहीं है। लेकिन जब उसने देखा कि दूसरी लड़की अलग इक्कनी पा रही है, तब एकदम खिल उठी और दोनों भाग गई। यानी वह फूल के कितने पैसे लेखक देते हैं? 2 इक्कनियाँ देते हैं, याद रखिए। उस ज़माने में आज के जैसे रुपए पैसे नहीं थे, तो वहाँ पर इक्कनियाँ थी, वो इक्कनियाँ ही थी। ऐसे ही ये इक्कनियाँ यानी 25 पैसे 20 पैसे ऐसा कुछ तो होगा। तो वह 2 इक्कनियाँ दी थी, याद रखिए। 2 इक्कनियाँ फूल खरीदने के बाद दी थी, याद रखिए। मैंने फिर चिट्ठी उठाई, लेकिन लिखने को मन नहीं हुआ। मैं लेटा हुआ पिछले 5 नष्ट हुए वर्षों की बात सोचने लगा। नष्ट ही तो हुए, वे मेरे मस्तिष्क के निसंदेह उनसे बहुत लाभ उठाया। लेकिन अनुभूति, मुझे लगता है कि अनुभूति का मैं दिवालिया हो गया हूँ। सवेरे उठते ही सुना, रियासत का बैंड सूर्योदय का स्वागत कर रहा है। मंडी के राजा सूर्यवंशी है। मंडी के राजा कौन है? सूर्यवंशी है। अंत जब वह मंडी में होते हैं तब साय प्राप्त सूर्य की विदाई और स्वागत के लिए बैंड बजता है। जल्दी जल्दी बिस्तर बांधकर कुली के सुपुर्द किया। होटल के पैसे चुकाए। भोजन के 5 आने आने, कमरे के 8
कमरे के 8, शहर का एक चक्कर लगा दिया। यानी भोजन के कितने पैसे चुकाए? 5 आने भोजन के, और कमरे के ठहरने के किराए कितना था? तो 8 आने था, याद रखिए। लगाकर उठती हुई निगाह से व्यास नदी के तट पर बने बीसीओ सुंदर देवस्थान देखे, और ऊपर पहाड़ पर बना हुआ किला जिसमें मंडली के राजा अपनी अविश्वसनीय रानियों को कैद कर कर दिया करते थे, और फिर मोटर में आ बैठा। यहाँ से देवताओं का आंचल आरंभ होता है। यहाँ से जो है देवताओं का आंचल प्रारंभ होता है। कहाँ से? ये कुल्लू से। इसका बड़ा बढ़िया प्रमाण यह मिला कि मानवों की दृष्टि मोटार को देवताओं की दृष्टि मानव के पीछे पीछे चलना पड़ता है। मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी का एक रस्सी का झूलना पुल पार करना पड़ता है। यानी मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाती हुई एक व्यास नदी है, और व्यास नदी पर जो पुल है वह पुल जो है रस्सी का बना पड़ा हुआ है, याद रखिए। जिस पर सैलानी का जाना खतरनाक है। लारी 4 मील की रफ्तार से तेज न चले। इसका प्रबंध यह किया गया है कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 4 मील रफ्तार, यानी 4 मील ही रफ्तार से जा सकते, उसके आगे नहीं। इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। आगे आगे चलता है और मोटर उसके पीछे पीछे चलती है। पुल के दोनों ओर पहाड़ पड़ा रहता है कि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार न जा सके। 10 बजे के करीब हम लोग ओट पहुँचे। यहाँ से एक सड़क शिमला जाती है। पहले यह मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षक था, लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से शिमला के फैशनेबल सैलानी बिग एंड बिताने के लिए मोटार में बैठकर सीधे मनाली आ सकते हैं। आसपास का सौंदर्य अब भी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गया है। और कुछ आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है। मणिकर्ण तीर्थस्थान है। यहाँ गर्म पानी के कई स्रोत है। यानी कहाँ पर गर्म पानी के बहुत सारे स्रोत है? तो मणिकर्ण में, याद रखिए। मणिकर्ण में बहुत सारे ये है। ये मणिकर्ण उधर का है, कुल्लू मनाली का, और जो मणिकर्णिका घाट है वो काशी का है, याद रखिए। जिनकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है, तो किसी में चावल उबाले जा सकते हैं। यानी किस किस का पानी इतना गर्म है कि उसमें चावल भी उबाले जा सकते हैं। व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क भी पड़ते हुए लोग 12 बजे कुल्लू पहुंच गए। यानी कितने बजे कुल्लू पहुंच गए? 12 बजे। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। यानी कुल्लू जो है वह प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं, जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए ही लोगों की पूजा पाते हैं, और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना। यानी जो देवता है वह किस मंदिर में अपने अपने रथों में बैठकर जाते हैं? तो रघुनाथ के मंदिर में जाते हैं, याद रखिए। कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में जाते हैं, याद रखिए। राम की उपासना के लिए जाते हैं। किसके लिए? राम की उपासना करने के लिए जाते हैं। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण, और इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का आंचल है। यानी कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का आंचल क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ के सैकड़ों देवी देवताओं के कारण और उनके मंदिरों के कारण ही उस विराट देव सम्मेलन के कारण कुल्लू को देवताओं का आंचल कहा जाता है, याद रखिए। वैली ऑफ द गॉड्स, यानी देवताओं का आंचल का अंग्रेजी जो उच्चारण है वो क्या होता है? वैली ऑफ द गॉड्स होता है, याद रखिए। पढ़ी, ये सब असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। वे आर्य थे या नहीं, इस बात का झगड़ा यहाँ नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है मेरे ख्याल से, वे आर्य थे या नहीं, इस बात का बखड़ा यह नहीं है, लेकिन आर्य धर्म के जिस रूप को हिंदू धर्म के नाम से हमने जाना वह यहाँ विजेता के रूप में आया। तब बाहर से आए हुए विजेता यहाँ शासक बनकर बस गए। तब जिस तरह वे यहाँ मांडलिक राजाओं या सरदारों से अपना आधिपत्य मनवाने लगे, उसी तरह यहाँ के देवी देवताओं से भी अपने
अधिदेवता राम की अधीनता स्वीकार कराने लगे। यहाँ पर दशहरे के दिन विजयी राम का जो उत्सव होता है, जिसमें आसपास के सब देवी देवता रथों में बैठकर बैठकर लाए जाते हैं, यानी किसके अवसर पर सभी देवी देवता जो है, देवी देवताओं जो है रथ में बिठा कर लाए जाते, दशहरे के दिन लाए जाते हैं। दशहरे के दिन विजया राम का जो उत्सव यानी दशहरे के दिन लाए जाते हैं, याद रखिए। उसमें मुझे इस प्राचीन विजय का सांकेतिक रूप दिखता है। जिस तरह मुहावरे में कहते हैं देवता कुछ कर गए, यानी मुहावरे में कहते हैं कि देवता कुछ कर गए, उसी तरह देवताओं का अधीनत्व शायद उन देवताओं को पूजने वाली जाति के अधीनत्व का संकेत माना गया। रामायण में लंका विजय के बाद देवताओं का अपने अपने विमानों में बैठकर सलामी देने आना भी यही भाव व्यक्त करता है। यानी जब लंका में रावण और राम में युद्ध हुआ और उसमें रावण पराजय होकर रावण की विजय हुई, तब जो है सभी देव जो है अपने अपने विमानों में बैठकर वहाँ गए थे और वो लौटते समय आए थे, तो वैसा ही कुछ था। खैर कुछ भी हो, इस विराट उत्सव में ऐसा सुनने में आता है कि हजार हजार तक देवता शामिल होते हैं। कितने कितने तक? हजार हजार तक। उस प्रथम विजयी जाति के आक्रमण के बाद शायद और आक्रमण इधर नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म का जो रूप मिलता है वह अन्यत्र नहीं। विजेताओं की राम पूजा और विजेताओं की देव पूजा एक समन्वय हो गया। वही वही अब तक कायम है। कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड, व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषियों के स्थान है। यानी कुल्लू में किन किन देवताओं के स्थान है, किन किन ऋषियों के, तो वहाँ पर जो है कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड है, व्यास मुनि है, वशिष्ठ वशिष्ठ ऋषि मुनियों के स्थान है। याद रखिए कुल्लू में कौन कौन से ऋषियों के स्थान है, तो व्यास कुंड का स्थान है, व्यास मुनि का है और वशिष्ठ का है। याद रखिए, पूछा जा सकता है। पांडवों में मंदिर है, यानी पांडवों में मंदिर है भीम पत्नी हिडिंबा देवी, यानी पांडवों में जो है वह, पांडवों में कौन कौन कुल्लू में बसा हुआ है, तो पांडवों पांडवों में मंदिर है भीम पत्नी हिडिंबा, यानी भीम के पत्नी का नाम आया है हिडिंबा। हिडिंबा देवी देवी भी पूजी जाती है। और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर मुनि ऋषि या मनु भगवान का भी एक मंदिर है। यानी हिडिंबा देवी का भी मंदिर है, पूजी जाती है हिडिंबा देवी जो भीम की पत्नी थी। और मनु भगवान का भी एक मंदिर है। शायद भारत में यह एकमात्र स्थान है जहाँ मानवता का यह स्वयंभू आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित हो और पूजा जाता है। दशहरे के अवसर पर यहाँ बड़ा भारी मेला भी लगता है। यानी कहाँ पर? कुल्लू पर जो है दशहरे के अवसर पर बड़ा भारी मेला लगता है। साल भर का व्यापार प्रांत इस दिन में ही हो जाता है। यानी आज भी कहीं कहीं जो भी कहीं पर यात्रा हो जाती है, यात्रा भरी जाती है, तो पूरे साल का जो भी उनका उत्पन्न है, जो भी पैसा है, वह उस यात्रा के ही अवसर पर वसूल कर ले जाते हैं। जैसे बहुत सारे तीर्थ स्थान हमारे देश में मौजूद है, दिन में ही हो जाते हैं। यानी किसमें? वो मेले के दिन में ही। साल का पूरा व्यापार बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए बनी हुई देशी अंग्रेजी दुकानों और कुछ होटलों या पंसारी हाट की बात अलग है। इसलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही बड़ी उमंगे लेकर आते हैं। रंगी बिरंगे कंबल, पट्टू पट्टिया, पशिंदा पश्मीना पश्मीना, चरु और अन्य प्रकार की खालें, रीछ की मृग की तेंदुए की, कभी कभी बर्फ के बाग, स्नो लेपर्ड की तरह तरह के जूते, मोजे, सिली सिलाई पोशाकें, टोपियाँ, बांसुरी, बर्तन, पीतल और चांदी के आभूषण, लकड़ी लकड़ी हड्डी और सींग की कंघियाँ, देशी और विदेशी कांच, बिल्लोर आदि पत्थर के मन को हर न जाने क्या क्या चीज़ें वहाँ आती है और देखते देखते बिक जाती है। दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। तमाशे होते हैं, नाच होते हैं, गाना बजाना होता है, जगमग रोशनी होती है और न जाने कितनी और न जाने कितनी आ, कितनी लुगड़ी, और लुगड़ी का अर्थ देशी शराब, लुगड़ी यानी देशी शराब, याद रखिए, पी डाली जाती है। और उस दिन कुल्लू में 2 घंटे ठहरे, यानी कितने घंटे ठहरे लेखक? तो 2 घंटे यानी 120 मिनट।
भोजन किया और फिर लारी में बैठकर आगे बढ़े। मनाली देवताओं के आंचल का ऊपरी छोर कुल्लू से 23 मील है। यानी मनाली से भोजन किया और फिर लारी में बैठकर आगे बढ़े। मनाली देवताओं के आंचल का यानी मनाली देवताओं के आंचल का जो ऊपरी छोर है वह कुल्लू से कितनी मील दूरी पर है? 23 मील दूरी पर है, याद रखिए। आध बीच में कंटराई की बस्ती है, जहाँ एक मिडल स्कूल है जिसके हेडमास्टर साहब एक पंजाबी आर्य समाज की, यानी वहाँ पर एक स्कूल है और वहाँ के हेडमास्टर जब है वह पंजाबी आर्य समाजी थे। मोटार स्कूल से मोटार स्कूल के सामने ही खड़ी हुई, यानी मोटार जो है स्कूल के सामने खड़ी हुई। उतरने पर अकस्मात उनसे सामना हो गया और बात बात में परिचय भी हुआ। उन्होंने स्कूल दिखा दिया। जिस तरह विपरीत परिस्थितियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने स्कूल स्थापित किया और चलाया था, उसकी बात सुनकर मन में श्रद्धा हुई। लेकिन जो पढ़ाई हो रही थी उसकी ज़रूरत का कायल मैं नहीं हो सका। बानगी देखेंगे मास्टर साहब। लड़कों 5 उंगलियों को पंजा कहते हैं, यानी मास्टर साहब लड़कों को सिखा रहे कि 5 उंगलियों को पंजा कहते हैं। लड़के एक साथ चिल्लाकर पंजा कहते, छोटे थे ना। मास्टर क्या कहते हैं? लड़के फिर उसी प्रकार पंजा कहते एक साथ चिल्लाकर। मास्टर वही प्रश्न, लड़के वही उत्तर देते हैं। ऐसे 20 बार। फिर एक लड़के से अलग प्रश्न, मास्टर तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां है? यानी मास्टर कौन सा प्रश्न पूछता है तो तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां है, तो लड़का उत्तर देता है 5। मास्टर क्या कहते हैं? लड़का पंजा। फिर सारी क्लास से क्या मास्टर क्या कहते हैं? सब लड़के पंजा। फिर दूसरे लड़के से यही क्रम। इस प्रकार पूरी कक्षा से बस पीरियड समाप्त, छुट्टी। व्यास नदी के बहाव के कारण जो भूमि कटकर समतल हो गई है उसमें कंटराई सबसे सुंदर स्थान है। यानी व्यास नदी के बहाव के कारण जो भूमि समतल हो गई है उसमें सबसे सुंदर सुंदर स्थान कौन सा है? तो कंटराई है, याद रखिए। यहाँ घाटी खूब चौड़ी हो गई है और किसी तरह भी कुछ ऊपर चढ़कर देखने से फैले हुए धान के खेतों और बीच बीच में सेब नाशपाती, खुबानी, आटू, आलूचे और गिलास के पेड़ों का बहुत ही मनोरम दृश्य दिख पड़ता है। यानी कौन कौन से पेड़ों का नाम आया है, याद रखिए। वहाँ पर सेब, नाशपाती, खुबानी, आटू, आलूचे और गिलास के पेड़ों का बहुत ही मनोरम दृश्य दिख पड़ता है। अभी ये गिलास का पेड़ पता नहीं। ड्राउट से मछली के शिकार के लिए भी यहाँ स्थान बहुत अच्छा है। यानी ड्राउट से मछली के शिकार करने के भी बहुत अच्छा स्थान है। इसलिए यहाँ से कुछ मील ऊपर तक व्यास के किनारे किनारे तंबू डाले गई। अंग्रेज लोग नदी कुल पर बैठकर ऊँघा करते हैं, यानी सोया करते हैं। सब्र का सबक पढ़ा करते हैं, या कभी सोचा करते हैं कि वापस लौटकर जब वे लोगों को शिकार की बात सुनाएंगे तब कितनी बड़ी मछली पकड़ लेने में अपनी सफलता पर उसको विश्वास दिला सकेंगे। जानी हुई बात की ड्राउट के शिकारियों में 100 में से 99 इंच से बड़ी मछली नहीं पकड़ते। यानी कितनी बड़ी मछली पकड़ते थे? 99 इंच से बड़ी मछली नहीं पकड़ते। और 100वां झूठ कहता। कंटराई से 2 मील चढ़ाई चढ़कर नगर आ जाता है। यानी कंटराई से 2 मील की जो चढ़ाई है वह चढ़ने के बाद नगर आ जाते हैं। और नगर में कुल्लू राज्य की पुरानी राजधानी है। यानी कुल्लू राज्य की पुरानी राजधानी कहाँ पर है? तो नगर पर है, या नगर में ही, याद रखिए। पुराने राजाओं के महल इत्यादि अनेक दर्शनीय इमारतें और कुछ प्राचीन मंदिर भी है। महादेव का प्राचीन मंदिर अपने सौंदर्य के लिए खास तौर से दर्शनीय है। यानी किसका मंदिर अपने सौंदर्य के लिए दर्शनीय है? तो महादेव का मंदिर है, याद रखिए। रूसी कलाकार रॉय रिच द्वारा स्थापित है। यानी महादेव का मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो रूसी कलाकार है, उसका नाम क्या है? रॉय रिच द्वारा स्थापित। हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यही है। यानी हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है। यह संस्था रॉय रिच के भाई डॉक्टर जॉर्ज रॉय रिच की देख रेख में हिमालय की, यानी और डॉक्टर रॉय रिच के इसके देख रेख में है, याद रखिए। और हिमालय की भाषाओं में, जातियों
लोक साहित्य और वनस्पतियों के संबंध में अनुसंधान करती है। कौन सी वो उपयुक्त संस्था सोएरोइचिच भी अक्सर यही रहते हैं। यदि भी जब जब तक वह दूर देशों की सैर को भी चल देते हैं। कंट्राई से मनाली तक का पुराना रास्ता नगर और जगत सुख को कहा जाता है। यानी कंट्राई से मनाली का जो पुराना रास्ता है वह किसको कहा जाता है? नगर और जगत सुख को कहा जाता है। कंट्राई में व्यास नदी पार की जाती थी। यानी कंट्राई में कौन सी नदी पार की जाती थी? व्यास नदी। और मनाली के नीचे फिर वापस पार हो जाते थे। लेकिन अब मोटार की सड़क दूसरे किनारे के साथ साथ ही सीधी मनाली जाती है और नगर उससे अलग पड़ गया है। और चुभीते के लिहाज से चाहे जैसा हो, सौंदर्य रक्षा के लिए यह बहुत अच्छा हुआ है। मनाली से नगर वाली कच्ची सड़क उस तरफ की सबसे लंबी सैर है। ऊंच नीच भी बहुत अधिक नहीं है और दृश्य तो हर एक मोड़ पर ऐसा सुंदर दिखता है कि कहा नहीं जा सकता। एक ओर उठते हुए चीड़ के जंगल की गलियां, दूसरी ओर खुली हुई तराई में लहराते हुए धन खेतों के मखमली आंगन। न जाने किस रहस्यमय की नीरो पदचाप हर समय उसमें एक हिलोर सी उठती रहती है। इसी सड़क पर जगत सुख गांव में भी कई एक दर्शनीय प्राचीन मंदिर है जिनमें हिंदू युग के कलाकारों की कारीगरी अभी तक ज्यों की त्यों बनी है। कंट्राई से चलकर मोटार कलानाथ होती मनाली जा पहुंची। यानी कंट्राई से जाते हुए किस होते हुए मनाली जा पहुंची? कलात होकर जा पहुंची। कलात में गर्म पानी का एक कुंड है। यानी कलात में भी एक गर्म पानी का एक कुंड है जिसमें गंधक और अन्य रसायन काफ़ी मात्रा में होते हैं। यूरोप में कहीं ऐसा कुंड होता तो वहाँ स्नान करने के लिए स्थान और सफाई का प्रबंध होता। किसमें? यूरोप में। लेकिन यहाँ पर आमतौर पर पहाड़ी औरतें अपने कपड़े धोती है। कहाँ पर? जो कलात में है वहाँ पर धोती दिखाई देती है। उन कपड़ों के लिए ऐसी बढ़िया लॉन्ड्री और कहाँ मिलेगी? मनाली या मुनाली एक ही नाम है, याद रखिए। मनाली या मुनाली ने यह नाम मुनाली नामक पक्षी से पाया है। यानी मनाली या मुनाली नाम किससे पाया है? किस प्राणी से? तो पक्षी से पाया है, याद रखिए। जो यह बहुतायत से होता है। हिमालय का फेजेंट जाति का यह पक्षी अत्यंत सुंदर होता है। यानी हिमालय की किस जाति के पक्षी से मनाली नाम पड़ा है? तो फेजेंट जाति के पक्षी से यह मनाली या मुनाली नाम पड़ा है, याद रखिए। इसके संबंध में यहाँ के लोगों में कई किंवदंतियाँ भी सुनने में आती है। लेकिन समतल भूमि पर रहने वाले लोग मनाली को वहाँ के सेबों के कारण ही जानते हैं। यानी जो समतल भूमि वहाँ के जो स्थान में वास्तव्य करने वाले लोग हैं वह मानते हैं कि मनाली को वहाँ के सेबों के कारण ही जानते हैं। सेब और नाशपाती के लिए मनाली शायद संसार में सबसे बड़े स्थान है। यानी किस फल के लिए मनाली सबसे बड़े स्थान है संसार में? तो सेब और नाशपाती के लिए मनाली जो है सबसे बड़े स्थान है, याद रखिए। यहाँ के फलों के संबंध में कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता, न उस ढंग का संगठित काम होता है जैसा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया आदि फलप्रद इलाकों में। फिर भी यहाँ के सेब, यहाँ के बग्गू गोश, एक विशेष प्रकार की रसीली नाशपाती और यहाँ के गिलास के वृक्ष, हमने ऊपर पढ़ा था गिलास के वृक्ष यानी चेरी के वृक्ष, याद रखिए। गिलास के वृक्ष यानी चेरी के वृक्ष, याद रखिए। अपना सानी नहीं रखते, सिर्फ मीठे को ही स्वाद गिनने वाले लोग कश्मीर के अमीरी सेबों को पसंद करते हैं। यानी से केवल मीठे सेब को देखने वाले ही जो कश्मीर के मीठे सेब को ही पसंद करते हैं। लेकिन कुल्लू के खट मीठे खस्ता सेब जो मनाली में होते हैं। यानी कुल्लू के जो खट्टे मीठे सेब है वह मनाली में पाए जाते हैं। अपने विशेष स्वाद और खुशबू से जो अपूर्ण रस पैदा करते हैं उनकी तुलना किसी चीज़ से की जा सकती है तो अनिर्वचनीय काव्य रस में ही है। अभी हाल ही में कुछ ध्यान अन्वेषण और प्रयोग की ओर भी जाने लगा है।
और इसका एक परिणाम यह हुआ है कि जापानी परमी परसिमन यहाँ पर पैदा होने लगा। कहते हैं कि शीघ्र ही मनाली का जापानी फल जापान को मात कर देगा। यानी कौन सा फल? जापानी फल जो है जापानी फल जो है जापान को भी पीछे ढकेल देगा, मात करेगा। मनाली की दो बस्तियां हैं। अभी मनाली की कितनी बस्तियां हैं? दो बस्तियां हैं। एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए हुए बंगलों और बाजार वाली बस्ती जो दाना कहलाती है। दूसरी दूसरी सबसे करीब मील पर और ऊपर चलकर खास मनाली गांव की मोटार दाना तक जाती है। दाना से सड़क, यानी जो मनाली में जो बाहर से लोग आए हैं और वहाँ पर वो निवासी हो चुके हैं और वह बाजार करते हैं, बाजार वाली बस्ती उसको दाना कहलाती है, याद रखिए वह। यानी मनाली में जो बाहर से आकर बसे हुए लोग हैं उस लोगों के बस्ती को क्या कहा जाता है? ऐसा प्रश्न पूछा तो दाना कहा जाता है, याद रखिए। दूसरी उससे करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गाँव, यानी खास मनाली गाँव है जो पहले से है, उसको मोटार दाना तक जाती है। यानी उस मोटार दाना तक दाना से सड़क फिर व्यास नदी पार करके रोहतंग की जोत से होकर लाहुल को चली जाती है। इसी इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का गांव है। यानी मनाली से कितनी दूरी पर वशिष्ठ गांव है? तो 2 मील के अंतर है वशिष्ठ नाम के गांव में, जहां गर्म पानी के कुंड है। यानी वशिष्ठ नाम के गांव में भी गर्म पानी के कुंड है और वशिष्ठ मंदिर भी है। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि यही तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। यानी वशिष्ठ गांव में वशिष्ठ ऋषि जो है तपस्या करते करते वहाँ पाषाण हो गए थे, पत्थर मूर्त प्राप्त हुए थे। पाषाण मूर्ति वहाँ पूजी जाती, यानी पाषाण मूर्ति कहाँ पर पूजी जाती है, याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट यह है। तो पाषाण मूर्ति कहाँ पर पूजी जाती है? तो पाषाण मूर्ति जो है वह वशिष्ठ नाम के गांव में पूजी जाती है, याद रखिए। पानी में गंधक की मात्रा काफ़ी है और वह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यानी पानी में गंधक की मात्रा अच्छी है, ज़्यादा है, इसलिए वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा पानी है, याद रखिए। और रोहतंग की जोत पर ही व्यास कुंड है। यानी और रोहतंग की जोत पर ही व्यास कुंड है। यहाँ से कुछ मील हटकर व्यास मुनि का स्थान है, जहाँ से व्यास नदी का उद्गम है। रोहतंग का मार्ग बहुत रमणीक है। व्यास नदी के वेग से किसी तरह पहाड़ कट गए हैं, वह भी देखने की चीज़ है। कहीं कहीं तो नदी एक 8-10 फुट चौड़ी दरार में 400-500 फुट नीचे जाकर अदृश्य हो गई है। केवल शोर सुनाई पड़ता है, यानी नीचे दरी में है तो केवल शोर ही पानी की आवाज़ ही सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि व्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे उतरती है। अपने मार्ग के पहले 5 मील में वह जितना नीचे उतर जाती है उतना अगले 5 मील में नहीं और उसके बाद 100 मील में नहीं। समुद्र तल से व्यास मुनि की ऊंचाई 15,000 फुट है। यानी समुद्र तल से व्यास मुनि की जो ऊंचाई है वह कितनी फीट ऊंचाई है? तो 15,000 फुट है, याद रखिए। दाना की 6,500, यानी दाना जो है वह 6,500, यानी 8 मील में व्यास नदी 8,000 फुट उतर जाती है। यानी 8 मील में 8,000 फुट नीचे जो है वह व्यास नदी उतर जाती है। सड़क से रोहतंग पास दाना में 13 मील है। यानी सड़क से रोहतक पास जो है वह दाना से कितनी मील की दूरी है? 13 मील है। नदी का मार्ग छोटा है। रोहतंग की जोत के दूसरी पार कोकसर पड़ाव है। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखता है वैसा मैंने दूसरा नहीं देखा। यानी कहाँ से जाते हुए? जो कोकसर पड़ाव है वहाँ पर जाते हुए अ, उसका उसका न वर्णन हो सकता है न चित्र खींचा जा सकता है। कुछ मीलों के दायरे का एक प्याला सा बना हुआ है जिसके सब और ऊंची ऊंची हिमावृत चोटियाँ, उससे कुछ नीचे पहाड़ों के नंगे काले अंग और प्याले के बीच में फिर बर्फ से छाया हुआ मैदान। मानो अभिमानी पर्वत सरदारों ने अपना शीश और कड़ी प्रदेश को तो ढक लिए है, लेकिन छाती दर्प से खोल रखी है। इस स्थान से 3 नदियों का उगम होता है। वो 3 नदियाँ कौन सी? ऊपर से व्यास, मध्य में चंद्रा और
भागा यानी कौन सी 3 नदियों का उगम होता है? ऊपर में व्यास नदी का उगम होता है और बीच में चंद्रा नदी का, और नीचे जो है वह भागा नदी, और आगे चलकर मिल जाती है, यानी आगे चलकर भागा नदी मिल जाती है। लेकिन रोहतांग की यात्रा का और कुल्लू प्रदेश के अपने दूसरे विचित्र अनुभवों का वर्णन अलग लेख मांगता है। दाना के दूसरी ओर पहाड़ के ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडिंबा देवी का मंदिर है। यानी दाना दाना जो मैंने ऊपर ही कहा, जो उस कुल्लू प्रदेश में बाहर से आए हुए लोग हैं और आकर वहाँ पर स्थायिक हो गए हैं, उस मोहल्ले को दाना नाम दिया गया है। और दाना से दूसरी ओर पहाड़ के ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडिंबा देवी का मंदिर है। याद रखिए, जो भीम की पत्नी थी। मंदिर है एक चीड़ वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ। यह लकड़ी का मंजिला मंदिर है। यानी हिडिंबा देवी का मंदिर कितने मंजिला है? तो 5 मंजिला, यानी 5 मंजिल का है। दर्शनीय है, यानी लकड़ी से बना है। इसके द्वार पर नक्काशी का जो काम है वह कई सौ बरस पुराना है। किस मंदिर पर? हिडिंबा देवी के मंदिर पर जो नक्शी काम किया गया है वह काम कई बरस पहले, पूरा 100 वर्ष पहले पुराना है। याद रखिए, एक पट्टे पर लेख भी खुदा हुआ है। मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग 2 चट्टानों के बीच कर गुजरता है, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कौन सा स्थान देवी का चूल्हा नाम से प्रसिद्ध है? तो वह जो है मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए 1-2 चट्टानों के बीच को बीच होकर गुजरता है, यानी 2 चट्टानों के बीच में होकर गुजरता है। वह जो स्थान है, वह स्थान अपने आकार के कारण जो है देवी का चूल्हा नाम से जाना जाता है। याद रखिए, कहते हैं कि यहाँ हिडिंबा देवी मनुष्य भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। यानी हिडिंबा देवी क्या भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी? मनुष्य। याद रखिए, मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर पर मनुरिखी का मंदिर है। यानी मनाली बस्ती के ऊपरी छोर पर किसका मंदिर है? तो मनु ऋषि का, यानी मनु ऋषि का। यह छोटा है, विशेष सुंदर भी है नहीं है, लेकिन मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण विशेष महत्व है। यानी मनु का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो मनाली के ऊपरी छोर पर है। याद रखिए, मनु का एकमात्र मंदिर। हमारी मोटार दाना पहुंची तो परिचित बैनन बंधु मुझसे लेने आए थे। उन भाइयों के पिता कर्नल बैनन उस प्रदेश में आकर बसने वाले सबसे पहले विदेशी सज्जन थे। यानी किसके पिता सबसे पहले मनाली में बसने वाले सबसे पहले विदेशी थे? तो हमारी मोटर दाना पहुंची परिचित ब्यानन बंधु के पिता जो है, ब्यानन पिता मुझे लेने आए, और उन भाइयों के पिता कर्नल ब्यानन, यानी कर्नल ब्यानन जो है उस भूमि में बसने वाले सबसे प्रथम विदेशी सज्जन थे। याद रखिए, उन्होंने यहाँ शादी की थी और रहने लगे थे। मनाली में सेबों का पहला बाग भी उन्होंने लगाया था। यानी मनाली में सबसे पहला बाग किसने लगाया था सेबों का? तो कर्नल बैनन ने, यानी आजकल के भाषा में एप्पल का। अब उनके पुत्र भी पिता का आदर्श निभा रहे हैं। 2 भाई फौज में भी जा चुके हैं और मेजर तथा कैप्टन के पद पर है। यानी किसके भाई 2 फौज में पहुंचे हैं और वो कैप्टन और मेजर है? तो वह जो है ब्यानन बंधु के। याद रखिए, ब्यानन बंधु कुल कितने भाई है? तो 3 भाई है। 3 में से 2 फौज में है और एक जो है पिता का आदर्श लेकर सेबों का बाग बगीचा करता है। मैं अकेला था, इसलिए ब्यानन बंधुओं ने मेरे लिए मनाली गांव के सिरे पर ही एक छोटा मकान ठीक कर दिया था। ये यह छोटा सा मकान मचान की तरह बना हुआ था। नीचे का अंश रहने के काबिल नहीं था और बेकार पड़ा रहता था। ऊपर का हिस्सा एक चौकोर कमरा था, जिसके चारों तरफ चौड़ा छज्जा बना हुआ था। कोने में पड़ी पड़ी नसेनी से एक छिद्र द्वारा ढालू छत की आड़ में बनी हुई मियानी में जा सकते थे। यहाँ रसोई थी। एक पहाड़ी पत्थर फूटने वाला मुझे रसोइये के रूप में मिला। खान सामा रखने पर लकड़ी लाने, पानी भरने इत्यादि के लिए अलग अलग आदमी रखने पड़ते थे और शीघ्र मैं वहाँ जम गया। मैं वहाँ आया तो था स्वास्थ्य लाभ के लिए। यानी वह मनाली या कुल्लू कहाँ किस लिए गए थे लेखक?
तो स्वास्थ्य लाभ करने के लिए गए थे, याद रखिए। लेकिन सबसे बड़ी आकांक्षा यह भी कि एकांत में रहकर एक बड़ा सा उपन्यास लिख डालूं। यानी वह स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे, लेकिन एकांत था तो वह बड़ा उपन्यास लिख डालूं, ऐसा ही था। जेल में रहते हुए उसका ढांचा तैयार कर चुका था, यानी उपन्यास का, और वह मैंने अंग्रेजी में पूरा लिख भी डाला था। लेकिन जेल के 4 वर्ष ने मुझे यह भी दिखा दिया था कि उनसे अभी लड़कपन बहुत है। एक बड़े कैनवास पर मैंने एक विद्रोही के पूरे जीवन का चित्र खींचने की कोशिश की थी। यानी ये विद्रोही, यानी ये शेखर ही होगा। विद्रोही का पूरा जीवन चित्र खींचने की कोशिश, यानी शेखर का ही होगा ये मेरे ख्याल से। और जहाँ तक चित्र का संबंध था, वह काफ़ी सज्जा सज्जा उतरा था, पर जिस भूमि पर वह खींचा गया था, भारतीय समाज और संस्कृति, उसका ज्ञान मेरा अधूरी था, और इसलिए चित्र ठीक नहीं था। अब नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन और परिष्कार करने में मैं उसे फिर हिंदी में लिखना चाहता था। उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ। यानी आगे उपन्यास को क्या मानते हैं, तो जीवन दर्शन मानते हैं, याद रखिए। उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ, और इस दृष्टि से गंभीर चीज़ लिखने के लिए मैं एकांत ज़रूरी था। यानी गंभीर चीज़ लिखने के लिए एकांत ज़रूरी था, ऐसा लेखक मानते हैं। और सच में एकांत ज़रूरी होता है। तभी मैं परिचित सभ्य लोगों की बस्ती से अलग मनाली में आ जमा था। मनाली स्थिति के कारण ही अ, मनाली मनाली स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं के आंचल का सुनहला ऊपरी छोर है। यानी केवल मनाली स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण ही जो है, वह देवता का ऊपरी एक सुनहला ऊपरी छोर है। दृष्टि क्षेत्र खींचने ही सीखने देखने की आदि मेरी आंखों इस विराट मंदिर को पाती जाती थी, और मानो अपने पर विश्वास नहीं कर पाती थी। अ, सीखचों का संसार इतना गहरा पड़ गया था कि मैं बाहर बिखरी हुई सौंदर्य शशि को देखकर भी भीतर से बंदी जीवन की पुरानी पुरानी स्मृतियाँ निकला जाता। जैसे शाही पोशाक में लिपट कर भी भीख मंगा अपनी फटी हुई और थिकरों में शुभित गुदड़ी को नहीं भूलता। लेकिन मनाली ने मानो उन स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी। वे अपने आप में कटु स्मृतियाँ मानो सुंदरता के एक ढांचे में ढलकर निकलने लगी। पहले ही दिन मैंने पाया कि प्रिंजन डेज एंड अंदर पोएम्स नाम के एक अगमिशत कविता संग्रह का सूत्रपात हो गया। यानी पहले दिन में किस कविता संग्रह का सूत्रपात हुआ, उसका नाम था प्रिंजन डेज एंड अंदर पोएम्स। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब मैं महीने भर बाद लौटा, तब वह पूर्ण सा हो चुका था। लेकिन मुझे उपन्यास लिखना था। मैंने मकान के छज्जे पर मेज कुर्सी डाल ली, पुराने लिखे और टाइप किए हुए कागज, साथ में घसीटे हुए नोट और ढेर से फुलस के कागज सामने रख लिए। पर आंखें भटकने लगी, कभी कभी बाहर दूर भागते हुए बादलों पर, और शांत भाव से उन्हें देखते हुए गंभीर चीड़ वृक्षों पर, कभी निकट की पावड़ी पर पानी भरती हुई स्वस्थ बेधड़क राजपूतियों पर, कभी अपने ही मकान की बाहरी दीवार पर, जिस पर पिछड़े वर्ष का एक शिलालेख अभी तक बना ही हुआ था। एंड स्पेंड 6 मेमोरेबल डेज एंड नाइट्स हियर। 11 टू 17 जुलाई 1934। अमुक अमुक व्यक्तियों ने 6 स्मरणीय दिन और रातें यहाँ पर बिताई है। यानी अमुक अमुक व्यक्तियों ने जो है 6 रातें जो है यहाँ पर बिताई है। वह कब बिताई है? 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच, और 1934 में, जुलाई 1934। संस्मरणीय यहाँ का एक एक क्षण आत्मा पर अपनी एक अमिट छाप डालता हुआ चला जाता है। अगले दिन प्रातःकाल ही देवताओं के आंचल में बैठे हुए एक क्षुद्र मानव ने पाया कि वह भी देवों का समकक्षी हो गया है, सृष्टा हो गया है। वह लिखने लगा। अगला नाम है इसका मौत की घाटी। यानी यहाँ पर हमने देवताओं का आंचल देखा,
और यहाँ पर जो है मौत की घाटी यह प्रारंभ होता है। शूद्र मानव को कभी कभी देवताओं का समकक्षी हो सकने का सौभाग्य प्राप्त है, यानी शूद्र जो मानव होता है उसको देवताओं का समकक्षी यानी देवताओं के समान होने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है, लेकिन वह सौभाग्य अधिक देर तक बना नहीं रह सकता। यानी कोई व्यक्ति को देवताओं के समकक्षी माना जाता है तो वह अधिक समय तक नहीं रहता, कुछ ही पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ महीनों के लिए ही। सृजन के क्षण चिरस्थायी नहीं होते, यानी सृजन के क्षण जो है वो चिरस्थायी नहीं होते हैं, वो ढल जाते हैं, वे आकर उड़ जाते हैं। संभव है ईश्वर भी अपने रचना क्षेत्र में ऐसे ही उत्कर्ष के अवसर पाता हो, यानी ईश्वर भी ऐसे ही जो भी रचना है वह कुछ चिरकाल नहीं होता, उड़ जाते हैं। उन्हीं में सृष्टि करता हो और बाकी में केवल मात्र निर्माण, तभी तो संसार में इतनी ऊंच ऊंच नीच और असमानता है। जो वस्तु सृजन की गई है, ये पूछा जाने योग्य कथन है। जो वस्तु सृजन की गई है इंस्पेरिक्शन के क्षण में रची गई है, प्रतिभा प्रसूत है, वही सुंदर और शुभ है। बाकी तो केवल बनाई हुई चीज़ें हैं जगह भरने के लिए, यानी बाकी सब ये है जो सृजन की गई है, वही रची गई है, वही प्रतिभा प्रसूत है, यानी उसमें भी प्रतिभा है, यानी बाकी चीज़ें केवल चीज़ें हैं जगह भरने के लिए। देवताओं के आंचल में बैठकर भी एक दिन देवत्य के बाद मैंने पाया कि लिखना आगे चलता नहीं है। मैंने कलम रख दी और शून्य दृष्टि से मकान की दीवार की ओर देखने लगा। 6 मेमोरेबल डेज डेज एंड नाइट्स 6 मेमोरेबल डेज एंड नाइट्स, 6 स्मरणीय दिन और रातें, यानी 6 स्मरणीय दिन और रातें। दीवार पर पिछले वर्ष के किसी यात्री दल का लिखा हुआ यह लेख बिना कोई गहरी छाप डाले मेरे मन के पट पर, यानी जो 6 स्मरणीय दिन और रातें, यह एक लेख था जो शिलालेख पर छपा हुआ था, जो पिछले इसके पहले आकर वहाँ पर रुके थे 6 लोग। मेरा दिन भर बहुत अच्छा बीतता था, यानी लेखक का दिन जो था वह बहुत अच्छा बीतता था। लेकिन क्या दिन ही स्मरणीय था। मैं लिखता कि चिरस्मरणीय सौंदर्य के बीच में 6 दिन बिताए, यानी कितने दिन बिताए, 6 दिन बिताए। क्योंकि दिन क्या है, उनका अस्तित्व तो उनमें भोगी हुई चीज़ों या अनुभूतियों के कारण ही है। दिन भर लिखते लिखते मन इतना थक गया था कि बेसिर पैर के विचार को भी आगे नहीं बढ़ा सका। मैंने ओवरकोट पहना और ढलते सूरज की ओर पीठ करके पहाड़ की चोटी की ओर सैर करने के लिए बढ़ने लगा। दिन भर बादल घिरे रहे थे, यदि भी वर्षा नहीं हुई थी और बीच बीच में धूप झलक जाती थी। उस समय हल्के सफ़ेद बादलों से घिरी हुई मनाली ऐसी सोहती थी मानो किसी आकाशवासी जोहरी से धुनी हुई रुई में लपेटकर बढ़िया पन्ना रख दिया हो। लेकिन अब एक और भी विस्मयकारी दृश्य सामने आ रहा था। जिस ओर बादल जरा खुलते थे, उसी ओर उनके अवगुठन के बीच में से अछूती अक्षमत यौवना हिम चोटियाँ दिख जाती थी। तब यह मालूम हुआ कि आकाशवासी जोहरी ने रुई से लपेट देना ही पर्याप्त नहीं समझा। पन्ने की रक्षा के लिए उसके सब ओर विराट हिमशृंग ला खड़े किए थे, और जिस ओर वे नहीं है उस ओर व्यास नदी का प्रवाह था, यानी चारों ओर हिमशृंग थे और एक ओर जो था, 3 ओर हिमशृंग थे, विराट हिमशृंग, और एक ओर जो थी व्यास नदी थी। खैर मैं मनाली गांव लांग कर मनु रिखी के मंदिर के पास से होता हुआ, यानी लेखक ने मनाली गांव जो है वह पीछे छूट गया, लांग कर फिर मनु रिखी के मंदिर के पास से होता हुआ ऊपर चढ़ता गया। चढ़ते चढ़ते एकाएक मुझे लगा कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कोई आदमी नहीं है, पक्षियों का शोर नहीं है, प्राय सर्वत्र सुन पड़ने वाला झरने का कल शोर भी नहीं है। मैंने देखा कि सांझ बहुत गिर आई है और मैं गांव से 3 मील ऊपर निकल आया हूँ। मैं जल्दी जल्दी लौट पड़ा, यानी 3 मील की दूर पर गए थे। कुल्लू के गाँव में दिया प्राय नहीं चलता, यानी कुल्लू के गाँव में जो है दिया जो है प्राय नहीं चलता, यानी दिया नहीं चलता। संध्या होते होते लोग डांगरों की देख रेख से
निपट कर भोजन बासन उठाकर घर के भीतर आग के आस-पास बैठ जाते हैं और जब तक मन होता गपशप करते हैं, फिर सो जाते हैं। प्रातःकाल का सूर्य स्त्रियों को गांव की बावड़ी पर कपड़े धोने या चीड़ के वनों में लकड़ी बीनते चुराने और पुरुषों को खेती पर काम करते या ढोल चलाते पाता है। यानी सुबह होते ही जो गांव कुल्लू गांव की जो महिलाएं हैं वह बावड़ी पर कपड़े धोने के लिए जंगल में लकड़ियाँ बीनने के लिए लाने के लिए जाते हैं और पुरुष जो है खेत में काम करने के लिए और यानी जानवरों को चराने के लिए जाते हैं, ढोर यानी जानवर। इसीलिए मैं सब गाँव के पास लौटकर आया था। तब गाँव अंधेरे में पड़ा था। किसी घर के भीतर से कभी हंसी की उड़ती सी धुनी आकर सन्नाटे को गहरा कर दे और किसी तरह की हलचल नहीं थी। न न ऐसा कोई प्रकाश ही था कि हलचल देखी जा सके। हाँ, पत्थर पर भारी चाँप से पड़ते हुए मेरे ही बूटों का शोर अवश्य उस शांति को भद्दे ढंग से भंग कर रहा था। लेखक के ही जूतों की आवाज़ अब मेरे गांव में प्रवेश करते ही एक एक करके घरों के दरवाजे खुलने लगे और दो दो तीन तीन आदमी प्रत्येक में से बाहर निकलकर खड़े हो गए। यानी लेखक के जूतों की आवाज़ सुनकर किवाड़ खोलकर लोग देखने लगे थे। थोड़ी देर में मैंने पाया कि गांव के प्राय तमाम पुरुष निवासी इस प्रकार अपने अपने झोपड़ों या घरों की देहरी में खड़े हैं और स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हैं। इस ढंग का कुतूहल वैसे भी किसी को नहीं छुआ था। फिर उस समय मुझे लगा कि उसमें कुतूहल से अधिक तीखा भी कुछ है, रोष या द्वेष या घृणा। मैं सिर झुकाए तीव्र गति से बढ़ता चला गया। मुझे समझ नहीं आया कि बात क्या है। एकाएक सारा गांव ही समवेत शोर से एक चित्कार ध्वनि कर उठा। वैसी ध्वनि पाश्चात्य देशों में तीव्र घृणा को व्यक्त करने के लिए की जाती है, यह मैं जानता था, पर यहाँ भी क्या उसका वही उद्देश्य हो सकता है? आशंका मेरी हृदय भर उठा। यदि यह घृणा है तो क्यों 600 आदमियों की उस भेदक शोर से भरी हुई घृणा की कल्पना से ही सिहर कर मैं धड़कते हुए हृदय से किसी न किसी तरह घर पहुंचा और भीतर घुसकर किवाड़ बंद करके बैठ गया। मैंने सुना कि गांव भर के किवाड़ बंद हो गए हैं। बस्ती नीची करके चारपाई पर लेटकर मैं सोचने लगा कि इस घटना का कारण क्या हो सकता है, यानी लोग घृणा से क्यों देखते हैं घृणा। लेकिन मैंने उसे घृणा के लिए कोई कारण तो नहीं दिया। डर मैं विशेष खतरनाक भी नहीं दिखता। यानी डर दिखे तो लेखक जो है कहते कि मैं खुद खतरनाक भी नहीं दिखता और दिन भर जिस जिस निरुपद्रव ढंग से बैठकर लिखता रहा हूँ उससे तो उन्हें बिल्कुल आश्वस्त हो जाना चाहिए कि इस लेखक जंतु में हिंसा बिल्कुल नहीं है। तब संदेह क्या है कि ये मुझे इतनी घृणा से देख रहे थे। मुझे कुछ ही समय पहले की लाहौर की बात याद आई। लाहौर में जब शहीदगंज आंदोलन के सिलसिले में कर्फ्यू ऑर्डर जारी हुआ और सायंकाल 7 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना मना हो गया, तब मुसलमानों ने एक नई प्रथा चलाई। नित्य 7 बजे वे इस्लाम पर आई हुई विपत्ति का निवारण करने के लिए अपने अपने घरों की छत पर चढ़कर आशंका की ओर और लंबी पुकार भेजते थे। मोहल्ले के मोहल्ले का एक साथ आहत की तरह कराहा उड़ना एक अजीब चीज़ थी। अंधकार में वह दर्द भरा शोर खाह मखाह मन में खामखाह मन में किसी अनिष्ट भाव पैदा कर देता था। सचमुच ऐसा जान पड़ने लगता था कि घनी छाया से वातावरण गहरा हो गया, रोमांच हो जाता था। मुझे यह भी याद आया कि असभ्य आदमी जातियों में अनिष्ट निवारण के लिए या भूत प्रेतों का प्रकोप हटाने के लिए चित्कार ध्वनि का कराहने का शोर पैदा किया जाता है। अब भी होता है। कुछ ही दिन पहले फ्रेजर की गोल्डन बाऊ में मैंने आदिम जातियों की प्रथाओं का
वर्णन पड़ा था वह अभी मेरे दिमाग में भरा हुआ था, और मैं हर बात का कारण किसी आदिम विश्वास या प्रथा में खोजा करता था। यानी कौन सा पड़ा था, याद रखिए, गोल्ड बाउ में। यानी गोल्ड बाउल में एक आदिम, याद रखिए, कुछ ही दिन पहले फ्रेजर की, यानी कुछ ही दिन पहले फ्रेजर की गोल्ड बाउन में, कहाँ पे, गोल्ड बाउन में मैंने आदिम जातियों की प्रथा का वर्णन, यानी ले यायावर ने कहाँ पर आदिम जातियों की प्रथाओं का वर्णन पढ़ा था, तो गोल्ड बाउ में पढ़ा था, याद रखिए। तो संदेह शायद मेरे दिन भर चुपचाप रहने से और शाम को काला काला ओवरकोट पहनकर घूमने से उन्हें लगा हो कि मैं जादूगर हूँ या ऐसा ही कुछ। लेकिन मनाली के लोग तो सभ्य है, वीर राजपूत है। यानी मनाली के लोग कौन से हैं, तो वीर सभ्य है, सभ्य और वीर राजपूत है, याद रखिए। ऐसी ऐसी बातें सोचते सोचते विमर्श करते मैं सो गया। रात में मेरे घर पर पत्थर बरसाए गए। पहले मैंने समझा कि ओले पड़ रहे थे, लेकिन बाहर आकर देखा कि आकाश स्वच्छ है, और तभी एक और बौछार हुई। मैं फिर लेट गया। एक हल्की सी जिज्ञासा मन में उड़ी, क्या यह भूत मैंने कभी देखे नहीं, देखने की उत्कंठा ही लिए रह गया, और कोई घटना नहीं हुई। मैं सो गया। दूसरे दिन मैंने श्रीयुत बेनन से सारी बातें कही। यानी दूसरे दिन किससे बातें सुनाई, तो श्रीयुत बेनन से सारी बातें सुनाई। वे मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने बताया कि पिछले साल जो लोग उस घर में आकर बैठे थे, उन्होंने गांव की स्त्रियों से कुछ छेड़छाड़ की थी। यानी पिछले साल जो 6 लोग आए थे, उन्होंने 6 दिन ठहरे थे, तो उस घर में ठहरे थे, और उसने गांव के लोगों स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ की थी, इसीलिए तुम्हारे साथ वैसा बढ़ता हुआ। मनाली के लोग बड़े अभिमानी है, यानी मनाली के लोग बड़े अभिमानी हैं, ऐसी बात नहीं सह सकते। उन्होंने पत्थर बरसाकर उन लोगों को भगा दिया था। हम्म, पीछे थाने में रपट भी हुई थी, और थानेदार ने गांव वालों को धमकाया भी था कि जिससे वे अधिक नाराज हो गए। अब वे शायद उस घर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर संदेह करने लगे हैं। उन्होंने गांव के मुखिया को बुलाकर मेरा परिचय करा दिया, और मैं मेरी ओर से आश्वासन भी दिया। उसके बाद मैं मुखिया के साथ जाकर गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से मिला। जब वे मेरे उस गांव के घर में रहने का, अकेला आने का और दूसरे यात्रियों की तरह दोपहर में ही न घूमने का कारण पूछकर संतुष्ट हो गए, तब मैं सबको नमस्कार करके लौट आया। थोड़ी देर बाद जब गांव का एक लड़का छोटी सी टोकरी में एक लौकी, कुछ करेले और थोड़ा सा शहद देने आया, यानी कि उस लड़के ने क्या क्या ला के दिया था, लौकी यानी कद्दू, एक एक लौकी, कुछ करेले और थोड़ा सा शहद लेने देने आया। तब मैंने जान लिया कि गांव वाले प्रसन्न हो गए, यानी गांव वाले खुश हुए। यह मैत्री भाव फिर बराबर बना रहा। लेकिन शाम का घूमना मैंने छोड़ दिया। कभी लिखने से बहुत ऊब कर जाता भी, तो गांव की ओर कदापि न जाता। तीन एक अ, 3-1 दिन बाद की बात है। मैं घर मैं घर के बरामदे में बनावट के ढंग से तो उसे उसे मचान करना ही अधिक उचित होगा, बैठा पत्र लिख रहा था। एक एक अजनबी पहाड़ी आदमी आकर मेरे पास खड़ा हो गया। मैंने शक्ल से पहचाना कि मनाली का नहीं है। वहाँ के प्राय सभी आदमियों को मैं पहचान गया था। मैंने उसे बैठने को कुर्सी देते हुए बातचीत आरंभ की। उसने कहा कि मुझे सब्जी तरकारी न मिली तो वह अपने गांव से ला सकता है। यानी वह कहता है, वह आया हुआ आदमी, कि आपको यदि तरकारी सब्जी न मिली तो मैं गांव से ला सकता हूँ। उसके यहाँ कद्दू, करेले, बैंगन आदि होते हैं। यानी क्या क्या होता था वहाँ के यहाँ, कद्दू, करेले और बैंगन। कच्ची बात है कि अच्छी बात है, दे लाया करो, कहकर मैं अपने काम की ओर मुड़ा। तभी उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा जिसे मैं दोहरा नहीं सकूंगा, लेकिन जिसका अभिप्राय यह था कि अगर मैं वैसी वासनाएं लेकर आया हूँ, तो उसकी पूर्ति का अ, स- सामान वह पेश कर सकता है। यानी कुछ गलत वासनाएं लेकर आया है, तो उसकी पूर्ति भी वह आदमी जो है कर सकता था। मैं स्तब्ध होकर ताकता रहा। फिर एकाएक ग्लानि का तीव्र झोंका आया।
फिर क्रोध मन हुआ कि इस नीच आदमी को मचान से नीचे धकेल दूं, लेकिन एक बात ने मुझे रोक दिया और मुझे गंभीर होकर सोचने को बाध्य किया। जो बात उस आदमी ने पूछी थी वह उतने बेझिझक खुलेपन से कही गई मैंने कभी नहीं सुनी थी, न सभ्य में न असभ्य में, न शीलवान लोगों में और न बादशाहों में। उस चर्चा के साथ हम लोगों के मन में इतना गहरा जुगुप्सा का भाव है कि हम लोग अधिक से अधिक बेशर्म होकर अभी उसे भावनाहीन होकर नहीं कह सकते। यदि शर्मिंदा होकर नहीं तो ललकार से ही कहते हैं। उस आदमी में इतना असाधारण भाव क्यों हुआ? क्या इसके लिए यह बात इतनी साधारण है, यानी उस आदमी के लिए? मैंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए बात बदल दी। धीरे धीरे उसने मनाली के लोगों की चर्चा आरंभ की। कहा कि वो लोग अभिमानी बदमाश यात्रियों को कष्ट देने वाले हैं। यानी वह कहा कि वहाँ के जो लोग हैं वह लोग अभिमानी बदमाश यात्रियों को कष्ट देने वाले हैं, और अगर मैं चाहूँगा तो वह आदमी उन्हें खबर लगने दिए बिना प्रबंध कर देगा। यानी अन्य लोगों को खबर न होते हुए भी आपका प्रबंध जो है वह कर काम वासना तृप्ति का। मैंने फिर टाल दिया। तब उसने बताया कि पिछले वर्ष 3 आदमी वहाँ आकर टिके थे। उन्होंने किसी को बुलाया था। इस पर गांव वाले बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने एक पर पत्थर बरसाए थे। बाबूजी, ये मनाली के राजपूत बड़े बदमाश हैं। मैंने किसी तरह उसे निकाला और लौटकर अपने स्थान पर बैठ गया। लिखना संभव नहीं हुआ। मैंने एक लंबी सांस लेकर कलम रख दी। मेरी दृष्टि उठकर फिर उस शिलालेख की ओर गई। 6 स्मरणीय दिन और रातें। एकाएक इस स्मरणीय का अर्थ एक कड़वी हंसी के रूप में मेरे भीतर से फूट निकला। इस घर में काम करना असंभव हो गया। आपने लिखने में जो तटस्थ भाव चाहता था वह प्राय नहीं रहा था। मानो पिछले वर्ष के कुछ दिनों में वहाँ जमा हुआ वातावरण एक तीव्र गंध बनकर मुझ में भर रहा था। वहाँ बैठकर एक अजीब अजीब अकुलाहट सी मन में होती थी और भाग जाने को ही था। अ, लॉरेंस ने कही कहा है, यानी यहाँ पर लॉरेंस का जिक्र है। लॉरेंस ने कही कहा है, मानव की बू मानव को असहाय हो गई है। यानी मानव की बू मानव को असहाय हो गई है। इस कथन की सच्चाई का अनुभव वहाँ पर हर समय होता रहा था। मैं वह मकान छोड़कर मनाली से उत्तर नई बस्ती दाना में आ गया। बैनन साहब ने अपने बंगले का आधा हिस्सा मुझे दे दिया। यहाँ पर उनके सेवों के बाग में उनकी शिशु कन्या शाकुंतला की गंभीर नीली आंखें और तीव्र हंसी देखकर मैं उस दर्द को भुलाने लगा जो मनाली वाले घर में मेरे भीतर जाग उठी थी। बैनन साहब के लड़की का नाम क्या है? तो शकुंतला है, याद रखिए। लेकिन ये घटना अभी और घटनी थी, यानी और ये घटना घटनी थी। उन दिनों मेरी डाक कापी थी, यानी डाक कापी थी। चिट्ठियाँ लिखने और पाने का मुझे व्यसन था। यानी कि लेखक को कौन सा व्यसन था? चिट्ठियाँ लिखने और पाने का। पढ़कर चिट्ठियाँ फाड़ डालना था, लेकिन कचरा फेंकने के लिए कोई स्थान न होने के कारण मैं उसे ओवरकोट की जेब में भर लेता था और जब सैर के लिए जाता था तब नदी में डाल देता। पहाड़ों के अनेक स्मरणीय स्थानों पर दर्शक द्वारा बिखराया हुआ कचरा, फटे कागज, फलों के छिलके देखकर मेरे मन में जो भीषण अभिशाप जाग उठता, उसी की याद के कारण मुझे कभी साहस नहीं हुआ कि कागज फाड़कर जहाँ तहाँ फेंक दूँ कि टुकड़े हवा से उड़कर दृश्य को बिगड़ा करे। यानी स्वच्छता की बात करते हैं। तो एक दिन सांझ को इसी प्रकार अपनी सफाई यात्रा पर चलकर मैं दाना और मनाली के बीच वाले नदी के पुल पर खड़ा था। झूठ-फूटे में एक अलौकिक भीतरी चमक से जगमग नदी के तीव्र बहते हुए पेनील जल को देखता हुआ, यानी किस जल को? पेनील जल को देखता हुआ मैं जेब से एक मोटी कागज निकालकर छोड़ता जाता था। हवा के हल्के झोंके से सब वे टुकड़े
कांपते हुए धीरे धीरे नीचे उतर जाते थे और फिर पानी को छूते ही एकाएक तीव्र गति से प्रवाह प्रवाह के साथ आगे उछल जाते थे। तब मेरा हृदय भी उल्लास से उछल पड़ता था। इसी तरह कहीं इस विश्व के पीछे छिपी हुई भी कोई रहस्यमय अदृश्य नदी होगी। मानव जीवन जब फटे हुए कागज के पुलचे की तरह निराधार होकर अपने को उनमें उत्सर्ग करता होगा, तब उसके स्पर्श से एकाएक नई चेतना पाकर आगे चल पड़ता होगा। अस्तित्व के धुंधलके में किसी सुदूर अगाध विस्तार में लीग लीग होने के लिए कुछ ऐसा ही अस्पष्ट भाव नित्य मेरे मन में उस समय उभर आता था। पुल पर बिताए हुए उस अल्प समय के बाद मैं वैसा ही लौटता था जैसा कोई अर्धवान व्यक्ति प्रार्थना करके लौटता हो, धर्मवान व्यक्ति प्रार्थना करके लौटता हो, उस प्रकार। उस दिन देर कुछ अधिक हो गई थी। कागज के टुकड़े नदी को छूते हुए नहीं दिखते हुए थे, पर नदी का प्रवाह साफ दिखता था और पहाड़ी जीवन के प्रति एक कोमल भाव मेरे मन में भर रहा था। अभी ये दृश्य का वर्णन पढ़कर ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाकर वह दृश्य मैं देख लूँ। पुल पर बूटों की चाप से मैं चौंका। मैंने देखा एक एंग्लो इंडियन सैलानी जिसे मैं दाना में 2-3 बार देख चुका था, यानी एक एंग्लो इंडियन, यानी जिसकी माता या पिता भारतीय हुआ, जी एक माता देशी और पिता विदेशी, तथा पिता देशी तथा माता विदेशी, इसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। बड़ा बड़ा जा रहा था। मुझे देखकर वह ठिठका फिर एकाएक अंग्रेजी में बोला, यहाँ किसकी ताक में खड़े हो क्या, यानी यहाँ किसकी आप राह देख रहे हो क्या। बात जितनी साफ थी उसका व्यंग्य इशारा उससे भी साफ था। मैंने फटकार कर उत्तर दिया, शट अप, यानी शट अप, क्या कर रहे हो। वह मुस्कुराता हुआ ही आगे चला गया। मैं उस पक्षी की तरह जिस पर ऊंची उड़ान में एकाएक बिजली गिर पड़ी हो, आहत मन लेकर लौट आया। देवताओं के आंचल में रहते हुए भी मैंने देखा कि कहीं, यानी देवताओं के आंचल में रहते हुए भी देवताओं के आंचल में रहते हुए भी मैंने देखा कि कहीं तरफ घूमने को स्थान नहीं रह गया है। तब मैंने लिखना एकदम छोड़कर इस समस्या का सामना किया, जो शीर्ष ऋतु के कोहरे की तरह न जाने कहाँ से आकर सब ओर छा गई थी। यह देवताओं का आंचल क्यों आज अपना विस्तार भूलकर अपने एक कोने में पड़ी हुई मौत की घाटी का नाम अपना रहा है। मैंने गांव-गांव घूमकर लोगों को देखना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आरंभ किया, और मैंने देखा कि देवताओं का आंचल सचमुच आज मौत की घाटी हुआ जा रहा है। मौत वहाँ के कोने-कोने में घुसी जा रही, यानी जो लुप्त देवताओं का आंचल जो वास्तविकता में है वो लुप्त होता जा रहा है। मैंने यह भी देखा कि इसका उत्तरदायित्व देवताओं पर नहीं, मानवों पर है, यानी जो भी उसका सौंदर्य है वह लुप्त होता जा रहा है, उसका उत्तरदायित्व जो लुप्त होने के पीछे देवताओं का नहीं है, तो मानवों का हाथ है। और उन मानवों पर जो अपनी सभ्यता के मद में चूर रहते हैं। हम समतल भूमि के रहने वाले ही अपने पतन की सड़ाइयोद्ध वहाँ पहाड़ों में ले गए हैं। अपनी बद्दी छाप से ही हमने पहाड़ों का सौंदर्य विकृत कर दिया, यानी हमारी जो बद्दी छाप है, सोच है, उसके कारण ही हमने पहाड़ों का वातावरण जो है वह दूषित किया है। यहाँ तक कि आज भारत के पहाड़ी इलाकों में शायद ही कोई ऐसा स्थल बचा हो जो दूषित नहीं हो गया, जिसे दरोउद बेवकूफ़ सभ्य मानव ने यह कहकर कि तुम सुंदर हो तो लो मैं अपने कलंक से तुम्हें काला कर सकूंगा, यानी तुम सुंदर हो तो लो मैं अपने कलंक से तुम्हें भ्रष्ट कर दूंगा, काला कर दूंगा। भ्रष्ट नहीं कर दिया है। यदि पहाड़ों में कोई स्थल ऐसा बचे है जिनमें सभ्य मानव की यह काली करतूत डायन सी मुँहबाए सामने नहीं आती, तो वे वही स्थल है जहाँ पुराने सौंदर्य का कोई चिन्ह नहीं बचा, जिसे हमने अपने जैसा ही बना लिया है। सभ्य और सड़ा हुआ हमारी करतूत हमें स्पष्ट वहाँ दिखती है।
जहाँ अभी स्वाभाविकता भरी नहीं है, जहाँ हम अपनी देन का और प्राकृतिक अवस्था का विपर्य एक स्थान पर देख सकते हैं, जिसका सर्वोत्तम उपग्रह कुल्लू की आंचल है, वहाँ भी अब सभ्यता की सैरगाह बन गई है। अ, अंत कुछ अंत कुछ एक वर्षों में वहाँ भी देखने को कुछ नहीं रहेगा, सिवाय अपने बेवकूफ़ चेहरे के बेहुदा प्रतिबिंब के। अंग्रेजी ने के एक कवि ने कहा है, जब मैं झील के स्वच्छ पानी में झांक कर वहाँ के छोटे छोटे भागते हुए जानवर और रंग बिरंगी घास फूस नहीं देखता, तब मैं एक मूर्ख के चेहरे का प्रतिबिंब देखता हूँ। एक अंग्रेजी कवि ने कहा है, ये याद रखिए क्या कहा है, जब मैं झील के स्वच्छ पानी में जब कभी मैं झील के स्वच्छ पानी में झांक कर देख रहा हूँ, तो वहाँ के छोटे छोटे भागते हुए जानवर और रंग बिरंगी घास फूस नहीं दिखता, तब मैं एक मूर्ख चेहरे का प्रतिबिंब देखता हूँ, यानी खुद का प्रतिबिंब मैं देखता हूँ, याद रखिए। अंग्रेजी कवि ने कहा है ये, मैंने नहीं कहा। यानी पानी में खुद का प्रतिबिंब दिखता है ना। यह कहना कठिन है कि इस अवस्था की आलोचना करने का कुछ अच्छा परिणाम होगा। हो सकता है कि कुल्लू के सौंदर्य की चर्चा सुनकर और यह जान कि उसे बिगाड़ सकना संभव है, बहुत से सभ्य लोग उस संभावना को मिटाने की बजाय उससे लाभ उठाने दौड़े। अ, तोल तोल तोल्स्तोय ने एक कहानी में बताया यानी तोल्स्तोय में एक कहानी में बताया है कि एक साधु जब किसी शहर से लौटकर वहां होने वाले पतन का रोमांचकारी चित्र खींचकर अपने साथियों को साधना का महत्व बताने लगा, तब सारी साधु मंडली अपना अपना डोरी या डंडा संभालकर शहर की ओर ही दौड़ पड़ी। पहाड़ों पर हम सभ्य लोगों की कृपा से जो कुछ हो रहा है, उसकी मांग है कि हम परिस्थिति की जांच करें। यानी पहाड़ों पर जो कुछ हम जैसे सभ्य लोगों के कारण कृपा से हो रहा है, उसकी मांग है कि हम परिस्थिति की जांच करें। यानी परिस्थिति देखिए, केवल पर्वतीय प्रदेशों की ही नहीं, अपनी परिस्थिति की जांच करें। सैर के लिए पर्वत में गया हुआ सभ्य सामाजिक मानव अपना अंधपतन और गंदगी वहाँ भी बिखेर आया है। यानी जो सभ्य सैर करने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में गया है, तो वहाँ जो है अपनी सामाजिक अपना अंधपन जो है वहाँ पर भी वो दूषित करके आया है, गंदगी फैला के आया है। एक विशेष एक विशेष प्रकार के कीड़े की जगह तरह जो जो पेड़ के पत्ते पर उसकी हरियावल खाता हुआ बढ़ता चलता है, और इस प्रकार अपने पीछे पत्ते पर एक सूनी लकीर छोड़ जाता है। हम लोगों ने ही पहाड़ों की पुण्य भूमि पर पतन और रोग और मृत्यु की एक गहरी रेखा खींच दी है। समतल भूमि के लोग श्रेष्ठता के घमंड से भरकर कहते हैं, यानी जो समतल भूमि में रहने वाले लोग हैं, वह श्रेष्ठता के घमंड में भरकर कहते हैं कि पहाड़ों में क्षयी और मैथुनज्य रोगों के होने का कारण पहाड़ी लोगों का गंदा जीवन और नीति भ्रष्ट आचार है। यानी याद रखिए कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछे या न पूछे, लेकिन कहीं की जगह पर घूमने जाते हो पर्यटन स्थल पर, तो वहाँ गंदगी मत फैलाइए। उस दृष्टिकोण से भी यह रेखा संस्मरण जो है, या ये रेखा चित्र जो है, यात्रा वर्णन या रेखा चित्र जो है, वह अच्छा है, याद रखिए। समतल भूमि के लोग श्रेष्ठता के घमंड से भरकर कहते हैं कि पहाड़ों में शई और मैथुजन लोगों के होने का कारण पहाड़ी लोगों का गंदा जीवन और नीति भ्रष्ट आचार है। यह अपने पाप को छुपाने का प्रपंच है। यानी यह जो है समतल लोगों के पाप को छुपाने का प्रपंच है। वास्तव में ये रोग समतल भूमि से वहाँ गए हैं। यानी वह जो कौन सा रोग, मैथुजन्य जो वासना है, वह जो है वह समतल भूमि के लोगों ने भी पहाड़ों पर पहुँचाई है। पहाड़ों में इन रोगों का नाम निशान न होने के कारण ही वहाँ के लोग इनके प्रति निरापद इम्यून नहीं थे। कोई भी संक्रामक रोग जब बहुत देर तक किसी प्रदेश पर छाया रहता है, यानी कोई भी संक्रामक रोग जो है किसी प्रदेश पर, किसी स्थान पर बहुत देर तक छाया रहता है, तब उसका विष ही अपना विरोध
तत्व पैदा कर देता है, यानी तब उसका विष ही जो है वह उसका खुद का ही जो विष है वह भी उसका विरोध तत्व देता है, उसको नष्ट करने में काम आता है। और है वहाँ के वासी उस विष के प्रति निरपराध हो जाते हैं। यह एक वैज्ञानिक सत्य है। अफ्रीका के शब्बियों में भी क्षय रोग नहीं था, यानी अफ्रीका अफ्रीका के जो शब्बीय थे, शप्सियो थे, उसमें भी क्षय रोग नहीं था। जब गोरे लोग उस प्रदेश को क्षय रोगियों के लिए लाभप्रद समझकर वहां गए, तब शबियों में क्षय का जीवाणु इतनी तीव्र गति से फैला कि आतंक छा गया। H.G. वेल्स ने अपनी एक कहानी में बताया है, यानी यहाँ पर H.G. वेल्स ने एक कहानी में बताया है कि भविष्यत रोग मुक्त समाज में आज का एक प्राणी जा घूमता है जो देखने में बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उसके पहुंचते ही सारे देश में जुकाम फैल जाता है, क्योंकि जुकाम का जीवाणु उस देश में न होने से उसके प्रति निरापराध होने की क्षमता नहीं थी। रही वहाँ के आचार की बात, यानी वहाँ के आचार की बात रही, निसंदेह आचार की दृष्टि से वे उस अवस्था में हैं जिसमें हम आज से सदियों पहले होंगे, यानी हमारी जो सदियों पहली अवस्था थी, आचार विचार थे, वह उन लोगों की आज है, लेकिन वह आचार अत्याधिक रूप से गलत ही है। ऐसी बात नहीं है। आचार कोई शाश्वत नियम नहीं है, यानी आचार विचार जो है कोई शाश्वत नियम नहीं है, वह स्वभावतया विकासशील है। और विकास का पहला सिद्धांत है जाति की अस्तित्व रक्षा, यानी यानी विकास का पहला सिद्धांत क्या है? जाति की अस्तित्व रक्षा, यानी उस जाति को बनाए रखने की, उस जाति की रक्षा करना, बनाए रखना, अर्थात प्रकृति बिना मानव के जाने ही उसे उस दिशा में प्रवृत्त करती है जो उसका अस्तित्व कायम रखने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। यानी खुद प्रकृति जो है वह बताती है कि अपना अस्तित्व कायम करने के लिए मार्ग दिखाती है। हम आस्तिक हो या नास्तिक हो, यानी हम आस्तिक हो या नास्तिक हो, यह बात हमें माननी ही पड़ेगी। और जब यह माना जाएगा तब किसी अवस्था का पहला सेतु उसका औचित्य प्रमाणित रखने वाला हेतु हमें उस अवस्था के भीतर ही खोलना पड़ेगा। इस दृष्टि से पहाड़ियों का आचार उनके जीवन के सर्वथा अनुकूल है, यानी अनीतिमय नहीं है। कुल्लू के अंचल में कुल्लू के आंचल से और आगे हिमाचल के हृदय के निकट बसने वाले लाहुली लोगों का आचरण इसका उदाहरण है। यानी कौन से लोगों का नाम है? लाहुली लोग। याद रखिए, उन लोगों में शादी की रस्म बहुत सरल है, यानी बाहुली लोगों में शादी की रस्म जो है वह बहुत सरल है, और तलाक की रस्म उससे भी सरल। यानी वह बाहुली लोगों में शादी की जो रस्म है, रीत है, रिवाज है, वह सरल है, और तलाक की तो उसकी भी सरल है। नर नारियों को मिलने जुलने की खुली आज़ादी है। किसमें? बाहुली जो लोगों में शादी की रस्म बहुत सरल है, तलाक की रस्म जो तो शादी की रस्म से ही बहुत सरल है, आसान है, और उसमें स्त्री और पुरुषों को मिलने जुलने के लिए खुली आज़ादी दी गई है। लेकिन उनका जीवन हमारे जीवन की अपेक्षा कहीं अधिक स्वच्छ और नियमित है। आपने 5-6 तलाकों में मजिस्ट्रेट का काम करने के बाद मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि अपने आचार शास्त्र के भीतर लाहुली लोग जितने नीतिवान है, हम लोग उनका दशांश में नहीं। यानी वो कहती कि जो लाहुली लोग जितने नीतिवान हैं, उनके लाहुली लोगों के नीतिमत्ता में हम जो है उनमें से दशमां अंश भी नहीं है, अपने नियमों के संबंध में नहीं है। यह मैं मानो यह मैं मानता हूँ कि हमारे नियमों की स्वाभाविकता ही उसका कारण है, लेकिन अस्वाभाविकता की बात मान लेने पर पहाड़ी लोगों की आलोचना करने का हमारा मुंह नहीं रहता। हम लोग ऐसी हरकतें करते हुए पहाड़ियों को क्षितिज बनाने का अहंकार जितनी जल्दी छोड़ दे उतना ही अच्छा है। वास्तव में हम कर क्या क्या रहे हैं, इसका एक उदाहरण मुझे दाना की बस्ती में भटकती हुई एक रोगिणी युवती से मिला। किसके मिला? एक रोगिणी युवती से। मैं उसका फ़ोटो खींचना चाहता था, उसके लिए वह राज़ी नहीं हुई, लेकिन उससे अधिक अधिक कुछ के लिए वह अप्रस्तुत नहीं होगी। यह बात मुझे प्रकट करने में संकोच नहीं किया, उसी ढंग से जो उसे किसी पूर्ववर्ती अतिशय सभ्य शिक्षित व्यक्ति ने पैसों की खनक के द्वार पर सिखाया होगा, यानी पैसों के लिए कुछ गलत काम।
मुझे विशेष खेद नहीं है कि मैं यात्रा वर्णन मैं या मुझे विशेष खेद नहीं है कि मैं यात्रा वर्णन से इतनी दूर भटक गया। पहले मुख्यतया रोहतक की जोत का वर्णन करने का विचार था, लेकिन जब शीर्षक सूझा तब यही उचित जान पड़ा कि उसे सार्थक सार्थक में रोहतक की जोत भी कुछ करती है। उसके साथ उसका वर्णन भी होना चाहिए, जो मनुष्य ने उसे सार्थक करने के लिए किया। खैर, मनाली और उसके आसपास का प्रदेश देखकर, हिडिंबा देवी के मंदिर की चोटी तक चढ़कर, वशिष्ठ कुंड में स्नान करके, जब ऐसा कोई स्थान नहीं बचा कि एक दौड़ में देखकर लौटा जा सके, तब तय हुआ कि रोहतक की जोत देखी जाए। उस समय तक मेरे दो अतिथि आज आ गए थे। दो और मित्र भी पार्टी में शामिल हो गए। प्रबंध मेरे हिस्से में जिम्मे रहा। तो हम यहाँ पर रुकते हैं और लगभग जो है और 2 वीडियो में यह जो हमारा यात्रा संस्करण है, यात्रा वर्णन है, समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद जो है अन्य उसको मैं बढ़ा भी सकता था इस वीडियो को, लेकिन और जो है 1 डेढ़ घंटे का तमस उपन्यास का लेक्चर जो है वहाँ भी रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। यह सब कुछ निःशुल्क है और आप देख रहे हैं कि पढ़ाते समय जो है गले में खरोश आ रही है, गला बैठता जा रहा है। तो कितनी मेहनत लगती है एक क्लास रिकॉर्ड करने में और अपलोड करने में, तो इस बात को आप समझिए, उस मेहनत को। यह सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। यही हमारी सफलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।